साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना जरूरी है। आज मैं आपको एक अनूठी चित्र शैली के बारे में बताऊंगा जिसका नाम है पटना कलम। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, शुरू से शुरू करते हैं। जब ये जो मुगल साम्राज्य था बिल्कुल अपने उरूज पर था, अपने उत्थान पर था, तो कलाकारों की बिल्कुल चांदी थी। उनको मुगल बादशाहों का संरक्षण मिलता था। जहांगीर के दरबार में एक से एक बड़े बड़े कलाकार होते थे। शाहजहां तक भी यही हालत थी, एक से एक बड़े कलाकार थे मुगलों के दरबार में। वे अपनी कला का प्रदर्शन करते और मुगल बादशाह उनको अशरफियों से नवाजते। लेकिन औरंगजेब जब बादशाह बना तो उसके बाद हालात कुछ बिगड़ गए, क्योंकि औरंगजेब एक खड़ूस बादशाह था जिसे कला से, संगीत से, इन सब से ज़्यादा मतलब था नहीं। वो एक छोटी सोच का आदमी था, एक तंग ख्याल आदमी था, थोड़ा बहुत हमारे नरेंद्र मोदी जैसा। तो औरंगजेब के आने के बाद कलाकारों का दिल्ली से पलायन शुरू हो गया। और दिल्ली से कलाकार पहुंच कहाँ गए? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद जो बंगाल सूबे की राजधानी हुआ करता था। बंगाल का नवाब मुर्शिदाबाद में ही बैठा करता था। और 1730 से 1760 तक ये जो कलाकार थे ये मुर्शिदाबाद में रहे। और समझिए कि पटना कलम की बुनियाद उसी वक्त पड़ी। इन लोगों ने नए नए हुनर सीखे, नए नए तकनीक से तस्वीरें बनानी सीखी, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें सीखी जो आगे चलकर पटना कलम में उपयोग में लाई गई। लेकिन वक्त हमेशा बदलता रहता है। 1757 में पलासी की लड़ाई हुई। पलासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुई। सिराजुद्दौला हार गया और उसके बाद मीर जाफर बंगाल की गद्दी पर बैठा। मीर जाफर ने अपने बेटे मीरन को काफ़ी ताकत दे दी, खास के लगान वगैरह वसूलने की ताकत। ये जो मीरन था ये बड़ा बेरहम आदमी था। उसने कलाकारों पर ऐसा चाबुक चलाया कि वहां से कलाकारों का भागना शुरू हुआ। अब भागकर वो जाते कहाँ? तो उन दिनों पूरब भारत में, पूर्वी हिंदुस्तान में मुर्शिदाबाद के बाद सबसे बड़ा शहर था पटना। तो वो सारे के सारे कलाकार मुर्शिदाबाद से उठकर पटना आ गए। और उसके बाद जो चित्रकला शैली हुई वही पटना कलम के नाम से जानी जाती है। पटना कलम का काल हम मान सकते हैं 1760 से 1950 तक, यानी कि मोटा मोटी 200 बरस। और 200 बरस में पटना कलम में एक से एक तस्वीरें बनाई गई। पटना कलम की क्या विशेषता थी वो अब ध्यान से सुनिए। पटना कलम के जो चित्रकार थे उनको पटना में संरक्षण मिलता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से, जो ज़्यादातर अंग्रेज थे, या फिर पटना में जो नवाब लोग थे, जो रईस लोग थे, वो लोग इनको संरक्षण देते थे। ये जो बड़े बड़े कलाकार थे इनका अपना एक स्टूडियो होता था। जैसे कि आज भी जो बड़े बड़े पेंटर होते हैं उनका अपना एक स्टूडियो होता है। उस स्टूडियो में वो पेंट करते हैं, वहाँ से वो बड़ी बड़ी कलाकृतियाँ बेचते हैं, करोड़ों में उनकी कलाकृतियाँ बिकती है। आप पेरिस शहर जाएंगे फ्रांस में तो बड़े बड़े कलाकारों के वहाँ स्टूडियो की भरमार है। तो ये लोग भी पटना में अपना स्टूडियो बना के रखते थे। इनको मुसफ़िर खाना कहते थे। और इन मुसफ़िर खानों में ये पटना कलम की पेंटिंग्स बनाते और फिर उनको बेचते थे। खरीदने वाले वही लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारी, नवाब लोग, रईस लोग। इनसे लोग पोर्ट्रेट भी बनवाते थे, यानी कि अपनी तस्वीर बनाते थे। मान लीजिए किसी नवाब साहब को अपना पोर्ट्रेट बनाना हुआ तो मुसव्विर खाना में आके बैठते, या खुद वो कलाकार उनकी हवेली पर चला जाता और उनको बैठाकर उनकी तस्वीर बनाता था। पटना कलम की एक दूसरी जो विशेषता थी कि उसमें पेंसिल का इस्तेमाल नहीं होता था। वो सीधे ब्रश से ही तस्वीरें बनाते थे। इस तकनीक को कहते हैं कजली स्याही, यानी ब्लैक इंक। कजली स्याही की ये तकनीक थी और इसमें कई तरह की कूची का, यानी कि ब्रश का इस्तेमाल किया जाता था। उस ब्रश में एक बहुत पॉपुलर ब्रश था, बहुत लोकप्रिय ब्रश था, वो गिलहरी की पूंछ
से बनाया जाता था। गिलहरी के पूंछ के जो बाल होते हैं बहुत नरम, बहुत मुलायम होते हैं और उससे बहुत बारीक कलाकृति बनाई जा सकती है, बहुत बारीक उसमें रंग भरा जा सकता है, तो उससे वो पेंटिंग करते थे कजली स्याही के टेक्निक से। एक दूसरी विशेषता जो पटना कलम की थी वो ये कि उसमें बॉर्डर नहीं होते थे, यानी कि पेंटिंग के चारों ओर जो एक बॉर्डर जैसा बनाया जाता है, उस बॉर्डर का पटना कलम की पेंटिंग्स में अभाव था, वो नहीं देखने को मिलेगा। एक और जो विशेषता थी कि उसमें जो बैकग्राउंड होता है, पृष्ठभूमि जिसको हिंदी में कहते हैं, वो पृष्ठभूमि का अभाव होता था। मान लीजिए किसी मछली बेचने वाले की तस्वीर बनाई गई तो सिर्फ वही तस्वीर रहेगी, ये नहीं कि उसके पीछे आपको पेड़ भी दिखाई जा रहा है, सूरज भी दिखाया जा रहा है, चांद भी दिख रहा है, ये भी दिख रहे हैं, परिंदे भी दिख रहे हैं, पक्षी भी दिख रहे हैं, बादल भी दिख रहे हैं, वो सब नहीं। बैकग्राउंड प्लेन रहता था। इसकी एक वजह थी कि यदि बैकग्राउंड भी वो भरना शुरू कर देते तो शायद उनकी कलाकृतियां बहुत महंगी हो जाती और उसको फिर लोग खरीदना बंद कर देते। तो ये पटना कलम की दो खासियतें थी, एक तो उसमें बॉर्डर नहीं होता था, दूसरा कि उसमें पृष्ठभूमि बैकग्राउंड नहीं होता था। पटना कलम की एक और खासियत ये थी कि उसमें आम लोगों की जिंदगी को बहुत ज्यादा चित्रांकित किया गया। आम लोग मतलब जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग रहते हैं, जैसे कोई तांगा वाला है जिसको इक्का कहते थे उस जमाने में, तांगा वाला को दिखा रहे हैं, कोई मछली बेचने वाला को दिखा रहे हैं, कोई सब्जी बेचने वाली औरत को दिखाया जा रहा है, कोई कसाई को दिखाया जा रहा है जो मांस बेच रहा है। इस तरह के जो आम लोग थे, आम लोगों की जिंदगियों को पटना कलम में बखूबी से चित्रित किया गया। इसलिए उस जमाने को समझने के लिए, यानी कि वो जो 18वीं सदी का उत्तरार्ध से लेके जो आप 20वीं सदी का समझिए मध्य तक का जो समय है, उसके 200 साल को समझने के लिए और खास के पटना और आसपास के इलाकों में क्या जिंदगी हुआ करती थी, वो पटना कलम की तस्वीरें बहुत सहायक सिद्ध होती हैं। एक और बात थी पटना कलम में कि उस समय के जो पर्व त्योहार होते थे, जो आज भी बहुत सारे चले आ रहे हैं, उनको भी उसमें बखूबी से दिखाया गया। जैसे अभी भी इस तरह के पेंटिंग्स मौजूद हैं जिसमें उस जमाने में गंगा नदी के किनारे जो छठ का त्योहार होता था उसको दिखाया गया। आप जानते हैं छठ त्योहार आज भी होता है और बिहार का सबसे बड़ा मतलब इसको त्योहार माना जाता है, इसको लोक आस्था का महापर्व कहा जाता है। और छठ के समय तो बिहारी लोग दूर दूर से मतलब घर आते हैं छठ का ठेकुआ खाने के लिए, छठ मनाने के लिए। तो छठ की तस्वीरें उस जमाने में भी, मतलब 18वीं सदी में भी गंगा किनारे जो छठ मनाया जाता था, जो महिलाएं इकट्ठी होती थी, उसकी तस्वीरें पटना कलम में है। पटना कलम में आपको मुहर्रम का जो जुलूस निकाला जाता है, आप जानते हैं कि जो मुहर्रम में जो मुसलमान होते हैं, खास कर जो शिया मुसलमान होते हैं, वो करबला में इमाम हुसैन की शहादत को याद करते हैं। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था उस जमाने में पटना में, उसको भी चित्रित किया गया है। अब ये जो पटना कलम था, इसमें कुछ बहुत बड़े बड़े कलाकार हुए हैं जिनके नाम याद किए जाते हैं। एक शिवलाल था, एक उसके ही कजिन थे, यानी कि चचेरे मौसेरे भाई थे, उनका नाम शिव दयाल लाल था, तो कोई बेनी लाल थे। इन लोगों ने पटना कलम को बिल्कुल जीवित रखा और उनके हस्ताक्षर होते थे पेंटिंग्स पर, जिससे आज तक हम जानते हैं कि ये किसकी बनाई हुई तस्वीर थी। पटना कलम के जो आखिरी बड़े कलाकार हुए उनका नाम था ईश्वरी प्रसाद। अब ये ईश्वरी प्रसाद आगे चलकर पटना से कलकत्ता चले गए और फिर जब कलकत्ता में उनका इंतकाल हुआ, उनकी मौत हो गई, उसके बाद समझिए कि एक तरह से पटना कलम का पतन शुरू हो गया और धीरे धीरे ये पटना कलम लगभग विलुप्त सा हो गया। अब आप कहेंगे कि ये जो पटना कलम के पेंटिंग्स है ये देखने को कहाँ मिलेगी, तो देखने के लिए आप पटना में, आप जानते हैं खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी है अशोक राजपथ पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बिहार म्यूजियम में देख सकते हैं, पटना म्यूजियम में देख सकते हैं। एक और बहुत दिलचस्प जगह है पटना में, बहुत लोग नहीं जानते, उसको जालान म्यूजियम कहते हैं। जालान म्यूजियम गंगा नदी के किनारे है। मैं रेलवे एसपी हुआ करता था पटना का, तो एक बार मैं गया था। वो कोई सरकारी जगह नहीं है, इसलिए उसको ऐसे म्यूजियम कहना गलत है, क्योंकि म्यूजियम से सुनने से लगता है कि वो कोई सार्वजनिक जगह होगी। वो एक जालान साहब हुआ करते थे, पटना के बहुत रईस मारवाड़ी हुआ करते थे। दुनिया भर में घूम घूम के उन्होंने बहुत सारी नायाब चीज़ें इकट्ठा की और पटना में गंगा नदी के किनारे उनकी हवेली है, उसमें उन्होंने प्रदर्शित की हुई है। तो उस किला हाउस में
उस किला हाउस में भी आपको पटना कलम की बहुत सारी पेंटिंग्स मिलेगी। तो इस तरह से पटना कलम एक बहुत जीवंत शैली थी। उसके बाद साथियों क्या हुआ कि पटना कलम का पराभव हो गया और पटना कलम को धीरे धीरे लोग भूलने लगे। लेकिन एक खुशी की बात मैं आपको बताता हूं कि फिर से पटना कलम को लोकप्रिय बनाने के प्रयास शुरू किए जा चुके हैं और उस प्रयासों में मेरे एक मित्र भी शामिल हैं जिनका नाम है श्री भैरव लाल दास। बहुत ही मतलब वो आप ये कह सकते हैं कि टैलेंटेड व्यक्ति हैं, बहुआयामी प्रतिभा है उनकी, कैथी लिपि के भी जानकार हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, किताबें भी उन्होंने लिखी है और वो इंटाक से जुड़े हुए हैं। अब आप कहेंगे कि इंटाक क्या है, तो इंटाक का पूरा नाम है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज, यानी कि कला और सांस्कृतिक धरोहरों के लिए भारत सरकार का ट्रस्ट। तो उससे वो जुड़े हुए, उन्होंने हाल में एक कार्यशाला की थी, वर्कशॉप किया था और उसमें जो नए लड़के लड़कियां हैं उनको पटना कलम की ट्रेनिंग दी गई कि कैसे उस शैली से तस्वीरें बनाई जाए। तो साथियों आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।